स्त्री को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। कभी हम दुर्गा कहते हैं, कभी हम उनको माँ कहते हैं, कभी हम उनको जगत जननी कहते हैं, कभी उनको हम देवी कहते हैं और भी तमाम विभिन्न नामों से जाना जाता है। और स्त्री है तो घर में खुशहाली है, लेकिन यदि कभी स्त्री इन्हीं रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तो खुशहालियां छीनने लगती हैं। तो हम आज के इस हेल्थ टिप्स में आप सभी दर्शकों को स्त्री के तमाम रोगों के बारे में बताएंगे, जिससे कि गृहिणी यदि उससे ग्रसित हों तो उन्हें कौन सा हॉस्पिटल अच्छा होगा या उन्हें कौन से रोग पर कहां इलाज कराना चाहिए। आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और हम आपको लेकर चलेंगे मानवेंद्र हॉस्पिटल, जो वाराणसी का एक बहुत ही सुसज्जित हॉस्पिटल है। और वहां से हमारे वाराणसी के मैगजीन संवाददाता आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आज वो स्त्री रोग पर विशेष बातचीत करेंगे। तो इस पूरी खबर को आप जरूर देखिए, पूरा देखिए, जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं हैं जिससे आपको निजात मिल सके। तो आइए चलते हैं वाराणसी से आशीष श्रीवास्तव की तरफ। नमस्कार मित्रों, हम लोग एक बार पुनः अपने प्रोग्राम जो कि शख्सियत और के माध्यम से हम लोगों तक जन संदेश पहुंचाते हैं, और हेल्थ सेगमेंट में जो है इस बार हम लोगों ने डॉक्टर साहब जो हमारे हैं डॉक्टर राकेश बहादुर, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं गायनों के, और इनका हॉस्पिटल है मानवेद हॉस्पिटल, जो कि लठियाँ पड़ता है पंचकोसी रोड अमरा खैरा चक पे। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे और स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि स्त्रियों को क्या क्या जो प्रॉब्लम होती है उसको कहाँ तक हम लोग जो है वाया मेडिसिन और वाया प्रिकॉशन के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब के मुंह से ही सुना जाएगा कि डॉक्टर साहब अपना परिचय दें, रुजुमान, उसके बाद हमारा जैसे प्रोग्राम शुरू होता है हम शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको नमस्कार और धन्यवाद कि आपने अपने बेशकीमती समय में से हम लोग को, अमूल्य समय में से हम लोग को समय दिया। इसके लिए फास्ट न्यूज़ इंडिया आपकी जो है जरा नवाजी स्वीकार करती है। सर, आप अपना परिचय। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चयन किया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा मैसेज लोगों तक जाएगा। और मैं डॉक्टर राकेश बहादुर, डायरेक्टर मानवेद हॉस्पिटल, जो कि लठियाँ अमरा खैरा चक खंडवा पंचकोसी रोड पर स्थित है। और मैं विगत 10 सालों से स्त्री रोग विशेषज्ञ की तरह सेवा दे रहा हूँ, और बहुत सारे इस प्रैक्टिस में मतलब पढ़ने के बाद करने के साथ बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो उन सब अनुभवों का फ़ायदा उठाते हुए मैं लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि लोगों का हित हो। तो होता है, लोग आते हैं और खुश होकर जाते हैं। एक चीज़ मैं डॉक्टर साहब के विषय में और बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को कि डॉक्टर साहब प्रैक्टिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेवाओं इनका जो है वो चैरिटी के ही रूप में होता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल चीज़ों को ये करते हुए लोगों की इलाज करते हैं। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो डॉक्टर साहब से हमारा सवाल है कि डॉक्टर साहब, स्त्री एक रहस्य है, अगर देखा जाए उनके बॉडी को देखा जाए, एग्जामिन किया जाए, और हम लोग को तो जहाँ तक होता है कि एक स्त्री के चीज़ों के अंदर इतना विशाल संसार रहता है चीज़ों को, जैसे कि हम एक जगह देखा जाए तो मातृत्व का भी वो फर्ज निभाती हैं, कहीं वो वाइफ का भी निभाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहली समस्या जो कि हमारे पास झारखंड से आया हुआ था, ये सवाल इसीलिए मैं उठा रहा हूँ पहला, कि डॉक्टर साहब बहुत सी स्त्रियाँ से आया हुआ था, ये सवाल इसीलिए मैं उठा रहा हूँ पहला, कि डॉक्टर साहब बहुत सी स्त्रियां ल्यूकोरिया रोग को समझ नहीं पाती कि ल्यूकोरिया है या फिर कुछ और है, जिसको कि हम कह सकते हैं श्वेत प्रत जो होता है आप लोग की लैंग्वेज में। तो ये क्या है और किन कारणों से ये होता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये ल्यूकोरिया हम लोग अपनी भाषा में इसको अगर कहें तो ये वाइट डिस्चार्ज, जो पेशाब के रास्ते से जाता है। तो ये बीमारी बेसिकली कोई मतलब कहा जाए तो अनहाइजेनिक, जो मतलब अपनी साफ सफाई को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, उनमें होता है, और बहुत नेग्लेक्टेड होते हैं। ये लोग अक्सर बीमार तो होते हैं और इस पर नोटिस नहीं करते।
ऐसे ही रहते हैं। उनको अगर कहा जाए कि हाँ कोई परेशानी है, तो कहेंगे कि नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म ऐसे ही पाले रहते हैं लोग, उसका कोई इलाज भी नहीं ठीक से कराते हैं। और उसका सिंपल सा रीज़न है कि महामारी के समय में लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेगुलर पैड नहीं चेंज करते, या जो बाजारू पैड होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करते। घर में जो महीना के समय में जो भी मिल जाए कपड़ा पुराना, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ख़ास वजह है। और कुछ है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उनके अंदर भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से भी लिकोरिया जैसी बीमारियों का वो होता है। तो आज के समय में अगर हम देखा जाए तो पैड का प्रचलन बहुत अच्छा हो गया है, हर जगह उपलब्ध है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पैड ना मिले। तो थोड़ी-सी अवेयरनेस अगर जागरूकता हो जाए महिलाओं के अंदर, अभी भी गाँव-गिराव के एरिया में, तो ये बीमारी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और जैसे भी लक्षण आए, अगर तुरंत इलाज हो जाए, जो एक्यूट फेज़ की इन्फेक्शन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से दवाइयों से कंट्रोल होते हैं। जब वो क्रोनिक हो जाता है, काफ़ी पुराना हो जाता है, तो दवाओं का असर भी कम होता है, और दवाओं के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक चलाने के लिए, मतलब असर तो आएगा ही, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी आने आने लगते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं रुकना चाहूँगा इसलिए क्योंकि इसको चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से हम प्रेज़ेंट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। किन परिस्थितियों में ये बड़ा ही खतरनाक या हानिकारक हो जाता है? वो मतलब क्या एक टाइम ड्यूरेशन जो होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा रोगों को रखते रहे तो वो असाध्य हो जाता है। तो क्या ये उन परिस्थितियों में असाध्य भी हो सकता है और किन कारणों से ये मतलब किन परिस्थितियों में ये एक खतरनाक डिज़ीज़ के रूप में हो सकता काज मतलब कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। ये फंगल भी हो सकता है, मतलब फंगल का एक इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्फेक्शन पर्टिकुलर महिला को है। तो ये चीज़ तो आकलन खुद डॉक्टर जब पेशेंट को एग्जामिन करता है, जांच कराता है, उसके बाद होता है। और इसमें बस यही कहना होगा कि इन्फेक्शन अगर लंबे समय से हुआ और उसके इन्फेक्शन नीचे से और ऊपर तक चढ़ गए, बच्चेदानी तक गया, या उसके ट्यूब तक पहुंच गया, तो ट्यूब के ब्लॉक होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। अगर मतलब महिला ऐसा हो जिसका कि अभी कोई बच्चा ना हुआ हो, तो उसमें फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड परेशानियां भी हो जाएंगी, कि उसका पता चला कि बच्चा ही नहीं हो रहा है, ट्यूब बंद हो गई, जांच हुआ बाद में तो पता चला कि उसकी तो ट्यूब ही बंद है। तो ऐसे ट्यूब बंद होने का जो कारण है, ख़ास तौर से एक तो टीबी, दूसरा ये हमारे लोकल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं उसकी वजह से। और कभी-कभी महिला को बहुत भयंकर पेड़ों में दर्द होते हैं माहवारी के समय में, तो उन सब कारणों का ये जो है लिकोरिया एक कारण है। अगर बहुत लंबे समय तक किसी को लिकोरिया हुआ, तो वो फिर पेल्विक आर्गन में दर्द की भी शिकायत करने लगेगी, या कमर में भी दर्द करने की शिकायत करने लगेंगी। है? डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे जो हमारे व्यूवर्स सुन रहे हैं आपको और देख रहे हैं, तो क्या इनको बिना मेडिसिन के भी, जिसको हम एक सलाह के रूप में, जैसे कि आपसे मैं अभी बात करके जो दूंगा, तो क्या सलाह के भी रूप में इसको घर पे ही उस चीज़ को प्रिकॉशन करके ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम बीमारी होने ही क्यों दें, हाँ? हम बीमारी को होने से पहले अगर बचाव कर लें, तो बीमारी ही ना हो। निदान करने से अच्छा है बचाव करना। तो अगर आप जैसे साफ-सफाई का ध्यान रखते हैं, माहवारी के दिनों में ख़ास तौर से हम बताएँ कि कपड़े जो न लगाएँ और पैड का इस्तेमाल करें। और पैड जो लगाते हैं, तो ब्लीडिंग एक बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत बढ़िया माध्यम होता है, जहाँ बैक्टीरिया पनपते हैं। तो पैड को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, दिन में कम से कम 2-3 बार पैड को चेंज करते रहें। और कुछ नई जैसे चीज़ें ये कि महिलाएँ शर्म के वजह से अपने अंडरगारमेंट्स को धूप में नहीं सुखाती हैं। उनको डालेंगी भी तो धूप में, उसको लोगों के नज़र से बचने के लिए उसके ऊपर से कपड़े डाल देंगी, जिससे कि उसके ऊपर धूप नहीं पड़ पाता। तो जब धूप पड़ने से किसी भी तरह का जर्म्स का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो अंडरगारमेंट्स भी से बचने के लिए उसके ऊपर से कपड़े डाल देंगी, जिससे कि उसके ऊपर धूप नहीं पड़ पाता।
तो जब धूप पड़ने से किसी भी तरह का जर्म्स का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो अंडरगारमेंट्स भी एक तरह से स्टरलाइज होता है जब उस पे धूप पड़ता है। तो सलाह ये होगा कि अपने गारमेंट्स को ऐसे जगह पे डालें जहाँ धूप पड़े उस पे, ताकि वो भी एक तरह से स्टरलाइज हो जाए। बार-बार नमी में जो कपड़े सूखते हैं तो उसमें भी फंगस का चांस बनता है, तो वो ग्रोथ का एक कारण बनेगा। जी। डॉक्टर साहब हम दूसरा सवाल पे आते हैं जो कि पूरे पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं कि अगर हम देख लें तो माहवारी की हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब पहले जो कि अगर आज से अगर हम 40-50 साल पहले चले जाएँ, 30 साल पहले भी चले जाएँ, तो एक एज बाउंडेशन होता था कि जैसे कि 15 साल या 16 जैसे बोलते भी हैं ना डॉक्टर साहब कि 16 साल की राजकुमारी, यानी मान लिया जाता था भारतीय सभ्यता में कि 16 साल एक एक परिपक्व एज है। लेकिन आज के अगर परिवेश में देखा जाए तो ये घट के डॉक्टर साहब हमको लगता है कि क्लास 3-4 तक आते-आते बच्चियाँ जो होती हैं हम लोग की, वो पीरियड में आ जाती हैं या फिर ऐसे आ जाती है। तो इसके कारण क्या हैं और इसको किस तरीके से गार्जियन एज़ ए डॉक्टर के सलाह से कैसे इसको अच्छे तरीके से अपने बच्चियों को संभाल सकते जी, आजकल देखा गया है कि हम लोग तो प्रैक्टिस में देख रहे हैं 9 साल से भी कम में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको माहवारी शुरू हो जाता है। और जो आप कह रहे हैं कि पहले 16 साल, 17 साल इस तरह 16 साल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन 13-14 साल पर जनरली माहवारी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उनका जो टोटल डेवलपमेंट है 18 साल तक हम लोग मानते हैं। इसीलिए एक सरकारी नियम भी है कि भाई 18 साल से पहले शादी ना हो। लेकिन चूँकि ये प्रकृति बदलाव में है, हमारा खाना-पीना बदल रहा है, हमारा वातावरण बदल रहा है, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है, हम कैसे मोबाइल के दुनिया में हैं। और तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट टोटल ग्रोथ पे हमारे पड़ रहा है। हमारा हार्मोन का जो सिक्रीशंस है, जिसके वजह से जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, सारे सब हार्मोन के ही वजह से होते हैं। हैं? तो हार्मोन का सिक्रीशन अर्ली एज पे अगर शुरू हो जाएगा तो वो डेवलपमेंट भी अर्ली एज पे शुरू हो जाएगा। तो ये सब वजह हैं। हम लोग अब इंडोर में ही ज़्यादा रहते हैं, ना तो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले महिला हो चाहे पुरुष सब वर्क करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, जिसकी वजह से सबका फिटनेस अच्छा रहता था और सब कुछ अपने हिसाब से टाइम से होता था। अब हम लोग एकदम इंडोर में हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, फूड इतना जंक फूड हम लोग ले रहे हैं। तो इन सब का कहीं न कहीं रोल है, जिसके वजह से महिलाएँ थोड़ी बच्चियाँ अर्ली एज पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें हमको उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जिसको पीरियड आता है वो बहुत घबरा जाते हैं कि आखिर ये खून कहाँ से आ गया, ना ये क्या हो गया। पेरेंट्स भी थोड़े से वो घबराते हैं, परेशान और चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होते हैं कि इतना कम उम्र पे क्यों ऐसा हो गया। तो ऐसे में उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। माँ को मतलब उसके पेरेंट्स को और बच्चे को भी समझाना पड़ता है और इसके बारे में सारी जानकारियाँ देना पड़ता है। तो बेसिकली तो डॉक्टर साहब उस दरमियान क्या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है? जी, शुरू के माहवारी में बड़ा भिन्नता होता है। मतलब कि कभी माहवारी जल्दी-जल्दी आ जाती है, कभी माहवारी बहुत देर में आती है, कभी माहवारी आ गई तो बंद नहीं होती है। इस तरह से जो वेरिएशन होते हैं ये शुरुआत में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोन जो सिक्रीशन हो रहा है जिसकी वजह से सारे चेंजेज हो रहे हैं, वो अभी साइक्लिकल अपना रिदम नहीं पकड़ा है। शुरू तो हो गया, लेकिन उसको अभी अपने रिदम में आने में समय लगता है, कभी-कभी साल भर भी लग जाता है। तो शुरुआत के समय में अगर वो किसी तरह का दिक्कत हो तो डॉक्टरी सलाह उनको लेनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब अगर हम इस पे लास्ट सवाल है मेरा ये कि अगर मान लिया जाए 100 आदमी है या 100 महिला है, बच्ची है, तो कितने परसेंट ये है कि अर्ली एज में हो जा रहा है परसेंटेज? परसेंटेज बहुत हम लोग जो देख रहे हैं कि 13 साल की उम्र में तो मैक्सिमम में शुरू हो ही जा रहा है। अर्ली एज का मतलब 9 इयर्स के अगर पहले अगर किसी को हो जाए 9 इयर्स के आसपास हो जाए तो उसको हम अर्ली मानेंगे। तो ऐसे करीब 100 में 4-5 आपको मिल जाए।
4-5% में। एक चीज़ इसी से और जुड़ा हुआ सवाल है डॉक्टर साहब कि कितने एमएल पर डे जो होता है, जो स्खलित होते हैं ब्लड उनके, वो कितने एमएल होना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से कुछ महिलाएं समझ ही नहीं पाती कि अब हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। वो सोचती हैं कि ये जैसे निकल रहा है या हो रहा है होता है, लेकिन एक होगा डॉक्टर साहब कि जैसे 50 ml, 40 ml, 60 ml, वो एमएल क्या है? देखिए, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन का जो वॉल्यूम है वो 15 ml से 45 ml तक का है। अगर इतने के बीच में अगर फ्लो 40 ml तक का है, अगर इतने के बीच में अगर फ्लो है तो वो नॉर्मल माना जाएगा। और इससे ज़्यादा है तो वो जो है आपका हैवी ब्लीडिंग के उसमें हम लोग काउंट करेंगे, या उससे कम है तो जो है कम, तब जिसको कहेंगे कि माहवारी कम आ रहा है, इस तरह से हम लोग कहेंगे। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा हम लोग और गंभीरता वाले सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने अपने लाइफ में भी देखा है कि मैं अक्सर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि यूट्रस में जो गांठ होती है, बच्चेदानी में जो गांठ है, क्या वो गांठ कैंसर है या कैंसर अलग होता है और गांठ अलग होता है, और लोग उसको किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये गांठ ही है और ये कैंसर है? ये यूट्रस में गांठ बहुत कॉमन है, और कोई भी गांठ कैंसर होता है ये चीज़ नहीं है। गांठ वो एक सिंपल गांठ भी हो सकता है, कैंसर वाला गांठ भी हो सकता है। सिंपल गांठ बहुत ज़्यादा कॉमन है, कैंसर वाला गांठ बहुत उतना कॉमन नहीं है। तो ये समझ पाना मतलब किसी भी पेशेंट को उसके बस की बात नहीं कि वो ये कह पाए कि हाँ ये कैंसर का गांठ है। ये तो हम लोग भी जांच करके ही पता करते हैं कि हाँ ये गांठ नॉर्मल है, या मतलब कोई खतरनाक गांठ है, या मतलब सिंपल सा गांठ है कोई। डॉक्टर साहब इसके सिम्टम क्या होंगे जी, जो कि तुरंत मिल ले? अगर आप ही ने बोला अभी कि रोग होने ही क्यों दे, तो ऐसे क्या सिम्टम आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं कि जो तुरंत जो है किसी जो है गाइनो से या विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ से? छोटा गांठ तो यूजुअली नोटिस नहीं कर पाता है मरीज, उसको कोई सिम्टम नहीं आता है। लेकिन जो सबसे शुरू में सिम्टम आते हैं ज़्यादातर, या तो उसको माहवारी में चेंज दिखेगा, महीना ज़्यादा जाएगा, या उसको पेट में नीचे साइड में दर्द होगा। ये 2 लक्षण ऐसे हैं जो किसी भी पेशेंट को सबसे पहले दिखेंगे। ऐसे में जब वो पेशेंट आए तो फिर हम लोग उसको फर्दर एग्जामिन करके कंफर्म करते हैं कि ये किस वजह से है। अगर उसमें अल्ट्रासाउंड कराया और गांठ मिलता है तो गांठ का नेचर क्या है, ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल गांठ है या कैंसर का गांठ है। डॉक्टर साहब ये दर्द जो बताया आपने, पेंडू का दर्द कह सकते हैं उसको? तो पेंडू का दर्द क्या वो कंटिन्यू बना रहता है कि या फिर वो जब पीरियड्स के आते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी उसी दरमियान के? पेड़ों का दर्द ये पीरियड के समय में ज़्यादा आएगा, बाकी समय में भी बना रह सकता है। पीरियड के समय में पीरियड भी ज़्यादा जा सकता है, जो उसका पीरियड पहले पीरियड हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन जाए, और ब्लीडिंग जो आप कह रहे थे कि कम ज़्यादा, तो वो मतलब 40-45 ml से ज़्यादा पर डे की ब्लीडिंग होगी, और ज़्यादा दिन तक भी हो सकती है। इवन कि बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो सकती है, महीना रुक गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद पता चला फिर 4 दिन बाद फिर से ब्लीडिंग आया। अगर इस तरह से लक्षण आता है तो हम लोग ज़्यादा उसको मतलब प्रिकॉशनरी वे में देखते हैं कि ये कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ज़्यादा इस तरह की, तो उसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके ये कंफर्म करते हैं कि रीज़न क्या है बीच बीच में ब्लड आने का। डॉक्टर साहब जो कि यूट्रस में गांठ या फिर अगर कैंसर हो जाए, या कैंसर मान लीजिए कि स्टार्टिंग इस एज है अभी, तो क्या उस दरमियान संतानोत्पत्ति की क्षमता कम हो जाती है कि या फिर एक नॉर्मल लाइफ रहता है? कैंसर के समय में ये मतलब संतान उत्पत्ति की बात करना तो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, नहीं, जैसे क्योंकि गांठ ही मान लिया हाँ, जाए तो कहाँ तक नॉर्मल प्रभावित करता है? नॉर्मल गांठ में संतान उत्पत्ति तो हो सकती है, बशर्ते अगर उसका पोजीशन ऐसा है जो कि ट्यूब को बंद ना करे। अगर वो बच्चेदानी के ऐसे पोर्शन पे गांठ है जहाँ से कि ट्यूब बंद हो सकती है, तो वो गर्भधारण में दिक्कत करेगा, या वो
यूट्रस के ऐसे पार्ट पे है जिस जिस जगह पे बच्चा जाके डेवलप होता है, ऐसे जगह पे अगर कोई गांठ है तो भी बच्चा नहीं डेवलप होगा वहाँ पे। तो ये परेशानी कर सकती है। लेकिन अगर कैंसर का गांठ मतलब गांठ अगर कैंसर टाइप का है कोई, तब हमको उसके बच्चेदानी को मतलब किसी तरह से पूरी कैंसर के हिसाब से सर्जरी करके हटानी ही पड़ेगी, क्योंकि जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय में बच्चा पैदा करना हमारे लिए महत्व नहीं रखता। डॉक्टर साहब जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कोई भी महिला, जनरली महिला, कोई भी महिला को अगर कैंसर हो जाता है, तो जैसे जनरल कैंसर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज तक तो पता ही नहीं चलता। सेकंड स्टेज में थोड़ा-सा जब तक हम लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं कैंसर स्पेशलिस्ट पर, तब तो मान लो कि हम थर्ड स्टेज पे आ गए। तो क्या ऐसी इसमें भी सिचुएशन होता है कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज तक नहीं पता चलता, थर्ड स्टेज में जब एकदम, क्योंकि हम लोग में बहुत से सिखाते हैं जब तक कि एकदम असाध्य ना हो जाए, असहनीय ना हो जाए, तब तक हम लोग डॉक्टर के पास जल्दी जाना पसंद नहीं करते या फिर ज़रूरत नहीं समझते। तो क्या इसमें भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज? बिल्कुल सही। देखिए कैंसर जो महिलाओं में जो कॉमन कैंसर है, या तो ब्रेस्ट कैंसर है या तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम लोग समझते। तो क्या इसमें भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज? बिल्कुल सही। देखिए कैंसर जो महिलाओं में जो कॉमन कैंसर है, या तो ब्रेस्ट कैंसर है या तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हम लोग कैंसर होने के पहले भी पता कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग जब भी महिला आए, अगर उसकी एज के हिसाब से हम लोग समय बनाते हैं कि कितने एज पे कितनी बार उनको साल में आना चाहिए जांच कराने के लिए। तो अगर इल्डरली है, ज़्यादा एज की है, तो कम से कम हर साल उनके सर्विक्स का स्क्रीनिंग होना चाहिए। तो उसको हम लोग कल्पोस्कोप से देख करके स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें अगर कोई ऐसा डाउटफुल धब्बे दिखते हैं अगर सर्विक्स के मुंह पे, तो हम लोग उसकी बायोप्सी तक भी करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए कि कहीं कोई कैंसर का शुरुआत तो नहीं हो रहा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज भी नहीं, उसके भी पहले के स्टेज को हम लोग पता कर सकते हैं। बस ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं अपनी परेशानियों को, ख़ास तौर से जननांग से संबंधित परेशानियों को बहुत छिपाते हैं। जब तक कि वो उनके एकदम असहाय न हो जाए, वो शेयर नहीं करते हैं अपने बातों को। तो इस वजह से हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का कैंसर डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। जब वो लास्ट स्टेज में आते हैं तो पता चलता है कि इसको कैंसर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब 40 साल के बाद हर साल लगभग उनको सर्वाइकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और सर्विक्स के कैंसर को रोकने के लिए एक और जो हम लोगों के यहाँ टीका लगता है सर्विक्स के कैंसर के बचाव के लिए, वो टीके भी लगवाए जा सकते हैं, जिससे भी बचाव किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। डॉक्टर साहब जैसे कि अभी आपने बताया कि अर्ली एज में पीरियड भी हो रहे हैं, तो क्या मोनोपॉज की भी जो एज है, अगर हम 45 मान लें पहले, तो क्या वो भी घट घट गए हैं? क्या वो भी क्या 35 या 40 के नियर अबाउट आ गए? हाँ, हाँ, वो बिल्कुल सही है। 35 तक भी हम लोग देखे हैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि 35 ईयर्स पे भी मेनोपॉज़ आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी बीमारी से उनका नेचुरल तरीके से मेनोपॉज़ हुआ है 35 ईयर्स पे। तो मेनोपॉज़ टोटल हम देखें कि ह्यूमन लाइफ ही पहले 100 साल, 110 साल लोग जीते थे। आज 80 साल जो जी गया तो सोच लिए कि बहुत ज़्यादा जी गया, ना? तो लाइफ स्पैन टोटली इसके पीछे सारा खेल प्रकृति का है और हमारे खान-पीन का है। डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो हमारे गांव ग्रामीण बेल्ट के भी हैं, वो कई बार शहरों में आके फंस जाते हैं, बच्चा न होने की वजह से और बड़े-बड़े विज्ञापन देखने की वजह से। तो हमारे यही बनारस के ही हैं, मैं एरिया आपसे बाद में बता दूँगा। वो लोग कई लोग आए और लाखों रुपए लगा दिए यहाँ पे, और बाद में मैं उसको डिस्प्यूट कर दूँगा। लेकिन जो कि प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अब किन कारण से रह गई ये तो अंदर जाने पर पता चलेगा। लेकिन वो हमसे ये जानना चाहते थे कि कोई विशेषज्ञ हमको बताए डॉक्टर साहब कि आईवीएफ क्या है? क्योंकि वो आईवीएफ के माध्यम से ही वो जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित हो गए। ये थोड़ा बस केवल मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि वो व्यूअर्स मेरे रेगुलर के व्यूअर्स हैं, और आपके माध्यम से उनको पता चलेगा तो सही जगह पे वो अपना इलाज करा सकेंगे लाखों रुपए फूकने के बाद भी।
नहीं, आईवीएफ की ज़रूरत बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि कॉमन चीज़ है। आईवीएफ का पेशेंट सेलेक्ट करना, किसको आईवीएफ की ज़रूरत है, पहले तो ये किसी गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को दिखावें और देखें कि वास्तविक कारण क्या है। मैं नाम बता दे रहा हूँ, उषा गुप्ता। जी, जी, जी। नहीं, ऐसे पर्टिकुलर हम नहीं, नहीं, मैं जो वो मुझे बताया मैं बता। हैं, तो आईवीएफ का कारण ढूँढने की कोशिश करें कि मतलब ये इनफर्टिलिटी का कारण क्यों है इनफर्टिलिटी? अगर उसका कारण ये हो गया कि हाँ, नहीं अब बिना आईवीएफ के आपके पास बच्चा नहीं आ सकता, ऐसा कोई बीमारी समझ में आ गई, तब उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। वेट ना करें, समय ना गँवाएँ, क्योंकि आईवीएफ का भी एक समय होता है जिसमें आउटकम अच्छा आता है। बहुत लेट जाने पर आईवीएफ के भी कम होते हैं चांसेस, उसमें भी 30% 20% के पर साइकिल में चांसेस आते हैं। तो ये गारंटी भी नहीं है कि आईवीएफ में भी आपको सफलता मिल ही जाए, ना? तो आईवीएफ का पर्टिकुलर सेंटर बताना थोड़ा-सा हमारे लिए उचित नहीं होगा, इसलिए पब्लिक के उसपे ना। डॉक्टर साहब, क्या अगर मान लीजिए किसी महिला को मोनोपॉज आ गए और उसकी जो भी नेचुरल जो प्रकृति द्वारा था बंद, तो क्या वो दोबारा अगर प्रयास करे मेडिकल साइंस, जो कि बहुत आगे बढ़ चुका है मेडिकल साइंस, तो क्या वो दोबारा उसको संतानोत्पत्ति का सुख दे सकता है? क्या चीज़ के लिए? जैसे कि मोनोपॉज आ गए, बंद हो गए, संतानोत्पत्ति उसकी क्षमता खत्म हो गई, तो क्या मेडिकल साइंस उस वो चीज़ें दोबारा उनको किसी महिला के पास ना हो तो, या फिर से वो बच्चे को अगर वो सुख लेना चाहती है, तो क्या वो बच्चे को दोबारा मोनोपॉज के माध्यम से या खत्म करके बच्चा पैदा किया जा सकता है? देखिए, एक ओवरी के अंदर जो अंडे होते हैं, एक एज के बाद वो अंडे सब धीरे-धीरे ख़त्म हो जाते हैं, ओवरी डॉर्मेंट हो जाती है, मतलब उसमें अब क्षमता नहीं बचती है कि अब वो नया अंडा बना पाए। लेकिन विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है, आदमी को भी औरत बना सकता है और जी। औरत को आदमी बना सकता है, क्लोन से डेवलप कर सकता है। तो ओवरी को रिजेनरेट कर सकता है, उसमें डीएनए तो है ही है। तो डीएनए को उसके हिसाब से डेवलप करके कराया जा सकता है, लेकिन ये सब प्रक्रिया बहुत टेढ़ी है, इतना आसान चीज़ नहीं है। और दूसरा तरीका है कि सरोगेसी का ऑप्शन उसके लिए खुला है, तो उसमें दूसरे का ओवम ले करके उसको फर्टिलाइज करके अपने अंदर डेवलप करा करके वो खुद महसूस कर पाएंगे कि ये उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का बच्चा है। तो सरोगेसी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, बशर्ते कि अब जो ख़त्म हो गया ओवरी, उसमें फिर से ओवुलेशन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राकेश बहादुर को, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं मानवेद हॉस्पिटल के। अभी तक डॉक्टर साहब से हम लोगों ने कुछ चीज़ें, जनरल चीज़ें जानी, और अपने व्यूवर्स से कहना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब से सलाह दिया इन्होंने उसको मानिए, और अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तो फिर डॉक्टर साहब से आके मिलें। और अब हम डॉक्टर साहब के कुछ हॉस्पिटल के विषय में जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से इलाज होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारा सेकंड सेशन आपसे शुरू हो रहा है, ये हॉस्पिटल के विषय में चल रहा है कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले कि हमारे जो हॉस्पिटल है मानवेद, इसमें बेडों की संख्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है? कि बेड का संख्या हमारे पास 25 है, लेकिन अभी फंक्शनल हमारे पास करीब 20 बेड के आसपास हैं। तो हम लोग यहाँ पर गायनिक से संबंधित केसेस और सर्जरी से संबंधित, जनरल सर्जरी से संबंधित केसेस भी हैंडल कर रहे हैं। और डेंटल का भी यहाँ पर हमारे पास यूनिट है जो डेंटल रिलेटेड सारे काम देखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर जैसे देखा जाए तो जो कि हॉस्पिटल में हमारे जो 25 बेड्स हैं, तो क्या अगर मान लीजिए कि पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं, और जो कि आप काफ़ी फेमस प्रसिद्ध जो है कि डॉक्टर हैं, तो उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही हमारे कई हॉस्पिटल से हमारे लिए जो व्यूवर्स हैं वो भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब के पास मैं गया, पेशेंट ले गए, लेकिन वहाँ पे अगर देखा गया तो फुल है, तो फिर उस कंडीशन में फिर हमको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे तो वहाँ पर उस स्थिति में फिर आप क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं बीएचयू इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी फुल है, स्ट्रेचर पर पेशेंट का इलाज होता है। तो हमारा कोशिश यही होता है कि पेशेंट को उतने देर तक रोकें हम हॉस्पिटल में जितने देर तक उसकी ज़रूरत है।
जहाँ उसको लगता है कि नहीं हम अब दवा दे करके उसको घर पे भी उसका इलाज कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम सॉर्ट आउट करते रहते हैं। उनको थोड़े समय तक हॉस्पिटलाइज़ करके जब उनको रिलीफ़ होता है, तो उनको मैं ओरल दवाई दे कर के उनको घर पे उचित सलाह के साथ छोड़ता हूँ कि अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो उसी दवा से सब ठीक हो जाएँगे। डॉक्टर साहब लास्ट सवाल कि जो कि आप कैंप करते हैं डॉक्टर साहब, तो कैंप में किस तरीके के हमारे पेशेंट आते हैं और वहाँ पे मतलब कैसे इलाज किया जाता है, या कि वो हॉस्पिटलाइज होने लायक होते हैं? जो होते हैं तो आप क्या करते हैं, और वहाँ पे ही कितने लोगों का इलाज करके उनको घर सबमिट करते हैं? हुँ। कैंप में मैं बनारस में लगभग सभी ब्लॉक पे एक हमारी संस्था है एमएसआई, उसके माध्यम से मैं कैंप करता हूँ और वहाँ पे मैं पुरुष और महिला नसबंदी का सेवा प्रदान करता हूँ। पुरुषों में नसबंदी एनएसबी के माध्यम से करते हैं, जो कि एकदम ना चीरा लगना है, ना टाँका लगना है, इस तरह का ऑपरेशन है और कोई दर्द भी नहीं होता है। महिलाओं में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम लोग करते हैं, तो लैप्रोस्कोपिक ट्यूब लाइगेशन ये एक छोटा प्रोसीजर है, तो हर ब्लॉक पर हम लोग नसबंदी से संबंधित सेवाएँ दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के साथ हम लोग सर्विस दें। डॉक्टर साहब एक लास्ट मेरा सवाल ये है कि जो कि पुरुष नसबंदी हुई वो तो बहुत कॉमन हो जाती है, जो कि हम लोग करते हैं परिवार नियोजन। जो स्त्रियों में नसबंदी होती है कि एक बार नसबंदी हो गई तो क्या दोबारा फिर से खोला जा सकता है और फिर से उनको जो है पूर्व की स्थिति दी जा सकती है? देखिए संभव है, लेकिन हम लोग फिर भी नसबंदी करने से पहले 2 बार 3 बार उनसे कन्फर्म कर लेते हैं कि क्या आपको फिर से कोई बच्चा चाहिए? मतलब और आगे कोई बच्चा और तो नहीं चाहिए? या अगर चाहिए तो अभी नसबंदी ना कराओ। क्योंकि नसबंदी एक बार होने के बाद हम अगर फिर से रिकैनालाइज़ेशन करते हैं, अगर ट्यूब को जोड़ते हैं, तो जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छे हाथों से करने के बाद भी आउटकम अच्छा नहीं है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई पहले एक बार फिर से निर्णय ले लो, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ, कि आपको नसबंदी करानी है कि नहीं अभी। होने के बाद जोड़ने को जोड़ा जा सकता है, इवन पुरुष नसबंदी को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं डॉक्टर साहब उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या स्त्रियां जो हैं वो अगर इस तरीके से जैसे बोला कि परिवार नियोजन खत्म हो जाए, जैसे परिवार नियोजन, तो कौन सी विधि, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कौन सी विधि परिवार नियोजन में सबसे परफेक्ट माना जाता है डॉक्टर साहब, जो कि शारीरिक हरासमेंट भी ना हो और हम जो है जनसंख्या को काबू में भी कर सकें? देखिए परमानेंट तरीके की बात करें तो पुरुष नसबंदी सबसे सरल और सबसे सेफ, कम कॉम्प्लिकेशन महिला के तुलना में। एनएसबी जो है आज के समय में बहुत अच्छा विकल्प है और महिला नसबंदी लेप्रोस्कोपिक भी अच्छा है, लेकिन उसके तुलना में उसमें ज़्यादा दर्द होता है और रेस्ट का समय ज़्यादा होता है, टाँका भी लगाना पड़ता है, कभी सेप्सिस भी हो सकता है। लेकिन पुरुष नसबंदी में अगर ढंग से किया जाए तो पुरुष को तीसरे चौथे दिन से एकदम कोई बता भी नहीं सकता कि इसका ऑपरेशन हुआ है और न तो उसको किसी तरह से पौरुष में कोई कमी आती है, ये न कोई सवाल था डॉक्टर शक्ति। साहब, मेरा ये सवाल था कि बहुत सी भ्रांतियां हैं कि पौरुषता में कमी आ जाती है या फिर जो है चरमो सुख नहीं प्राप्त हो पाता, तो क्या ऐसा कुछ है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा कहीं से भी नहीं है, ये केवल भ्रांति है, लोगों का सोच है कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से डर के वजह से ही पुरुषों का जो सहभागिता है इसमें बहुत कम है। तो हाँ, महिलाओं को ही महिलाओं को ही ज़्यादा ज़्यादातर करते हैं आगे। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि पुरुष लोग भी इस कार्यक्रम में अच्छे से मतलब सहयोग करें और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर साहब एक स्वस्थ स्त्री के क्या लक्षण होते हैं, यही हमारा जो लास्ट ये चीज़ है, क्योंकि यही हमारे संदेश भी है आपके माध्यम से। स्वस्थ का लक्षण कोई नहीं ऐसा मतलब जैसे कि क्या ऐसी चीजें की जाए कि स्वस्थता बरकरार रहे, और कितने कितने समय पर हाँ, एक बार ऐसा बोला जाता है डॉक्टर साहब की थोड़ी सी बड़ी बोझली कि हर व्यक्ति को एक बार काउंसलिंग साल में जाकर करवा लेनी चाहिए। जी।
तो कोई भी हो हाँ करवा ले, चाहे मानसिक हो चाहे वो हो, क्योंकि हर व्यक्ति, तो हाँ। वह एक ऐसा कौन सा समय होता है, या समय नहीं, मतलब ऐसा कौन, मतलब कितने दिनों पे स्त्रियों को एक बार जरूर से जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिल लेना चाहिए और अपने पूरी जो है चीजों को समझ लेना देखिए जब तक हम कहेंगे कि कोई समस्या नहीं है, तो कुछ केसेस को छोड़ करके ऐसा नहीं कि हर साल हम हर एक लोगों को बुला करके एग्जामिन करें और देखें। बस ये है कि कम से कम सर्वाइकल स्क्रीनिंग हर साल होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉमन परेशानी है सर्वाइकल कैंसर का। तो अगर हम स्क्रीनिंग करते रहेंगे तो उसको समय से पता कर लेंगे। और बाकी ऐसा नहीं है कि उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो, मतलब तब भी वो आकर के क्लिनिक में बेवजह समय व्यतीत करें। तो ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि एक स्वस्थ महिला का जो आपने सवाल पूछा, स्वस्थ तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके चेहरे से भी झलकता है कि आदमी स्वस्थ है, निश्चिंत। चिंता भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आजकल हम अपने ओपीडी में देख रहे हैं, कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत पेशेंट मिल रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल इलनेस उनके अंदर बहुत सारा 10% से ज़्यादा पेशेंट हमको ऐसा लगते हैं जिसे उनको कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकली बीमारी है। देख करके आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, सारे जांच नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनको परेशानी है। तो कहीं न कहीं मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेस के वजह से भी बीमारियां हैं। तो और ये मतलब कह पाना कि हाँ, आप 100% हेल्दी हैं, किस मतलब पैरामीटर से मैं आपको नाप के बताऊँ कि हाँ, हमारे अगर परीक्षण में आप सारे कुछ ठीक मिलते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप हेल्दी हैं। नहीं, डॉक्टर साहब, जैसे कि होता है ना कि पुरुष को ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, स्त्रियों को कम, जैसे कि हमको 3600 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, स्त्रियों में 3200 आ जाता है। तो क्या ये सही है कि 3200 कैलोरीज उनको चाहिए, हम लोग को 36 कैलोरी चाहिए, ये कहाँ तक सही? नहीं, ये इसलिए सही है। देखिए 36 कैलोरी मतलब हर पुरुष का वो कैलोरी का वो नहीं है। हर पुरुष का कैलोरीज डिमांड उनके वर्क के इफ़िशियंसी पे है, कितना वर्क वो करता है। एक लेबर क्लास का पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी में है, तो उसको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए। एक जो सेडेंटरी लाइफ जी जा रहा है, मतलब उसको बहुत फिजिकल वर्क नहीं है, तो उसकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम होती है। महिला को भी जिस समय में वो नॉर्मल हैं, तो महिलाएं उतना फिजिकल एक्टिविटी में तो है नहीं, तो उनको थोड़ा सा कैलोरीज रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो रिक्वायरमेंट डिपेंड्स करता है उनके स्टेटस पे। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी को और हर महिला को एक ही बराबर जी, कैलोरीज की बिल्कुल सही ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ क्षेत्र और देश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित? जी, इस समय हम ये देख रहे हैं कि बारिश का अंतिम समय है, और इस समय में महिला को एक ही बराबर जी, कैलोरीज की बिल्कुल सही ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, कुछ क्षेत्र और देश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित? जी, इस समय हम ये देख रहे हैं कि बारिश का अंतिम समय है, और इस समय में डेंगू जैसे फीवर का संचारी रोग। हाँ, संचारी रोग डेंगू है, और कुछ वायरल फीवर हैं, इतने कॉमनली फैल रहे हैं कि हम लोगों के ओपीडी में ज़्यादातर मरीज़ डेंगू से पीड़ित मिल रहे हैं। तो या वायरल फीवर से पीड़ित मरीज़ मिल रहे हैं। तो उससे बचाव का थोड़ा-सा तरीका टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमेशा पब्लिश हो रहा है कि आप लोग मच्छरों से कैसे निजात पाएँ, मतलब उनसे बचें घर में, और बाहर थोड़ा-सा मच्छरों का प्रकोप कम हो, उसके लिए छिड़काव-विड़काव करें। तो थोड़ा मच्छर कम होंगे तो हमारी डेंगू से जी, डेंगू बीमारी से। कम होगी। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि ये समय है जिसमें थोड़ा-सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक-एक घर पूरा का पूरा फ़ीवर से ग्रसित हो गया है। जी। तो एक तरह से आर्थिक बर्डन और मानसिक बर्डन सब कुछ हो जाएगा अगर कोई पूरा घर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो। अभी आप सुन रहे थे माननीय डॉक्टर राकेश बहादुर को, और मैं अपने व्यूवर्स कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए चीज़ों को अमल में लाएं और पूरी तरीके से लाभ लें।
ये आप हमारे साथ जो सुन रहे थे डॉक्टर राकेश बहादुर को, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ मानवेद हॉस्पिटल के, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया है उस तरीके का पूरा लाभ लें और 100% उसका उपयोग करते हुए आप स्वास्थ्य को प्राप्त करें। और कोई समस्या होती है तो हमारे उस पे चल रहा है डॉक्टर साहब का, वहाँ पे आके मिलें। और फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से डॉक्टर साहब को फिर से जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद, थैंक यू।